स्टेट हुड जम्मू कश्मीर को वापस क्यों नहीं दिया जा रहा? हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। आज से 7 साल पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A और स्टेटहुड को रिमूव करके जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। हमसे पूछे बगैर 370 यहाँ पे छीना गया, हमसे पूछे बगैर हमारे खिलाफ फैसले लिए गए, हमसे पूछे बगैर हमारा स्टेटस, हमारा डेमोक्रेटिक राइट हमसे छीना गया। लेकिन वजह यही बताई गई थी कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को टेररिस्ट आतंकवाद में बढ़ावा देता था। कश्मीर में आतंकवादी अब हमारे नहीं बनते। और आज 7 साल हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इन 7 साल के अंदर, जबकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और इन 7 साल के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों पर टेररिस्ट अटैक हुए हैं और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। हालांकि जो भी लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट LG के पास है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अटैक हुए हैं। अगर वाकया ही आर्टिकल 370 आतंकवाद को बढ़ावा देता था तो फिर आज भी अटैक क्यों हो रहे हैं? सवाल ये भी उठता है कि अगर ये सब सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत देश को कश्मीर की क्या पड़ी है, वो कश्मीर को इंडिपेंडेंट और आज़ाद क्यों नहीं रहने देता? कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। आखिर क्या ऐसी बात है जो आपको अभी तक समझ नहीं आई कि इंडिया भारत देश कश्मीर को इंडिपेंडेंट और आज़ाद क्यों नहीं रहने देता? और सवाल ये भी है कि PDP की चीफ, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती सबसे पहले तो आर्टिकल 370 और स्टेटहुड को रिमूव करवाती है और उसके बाद वही महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की सड़कों पर देश का उल्टा फ्लैग पकड़कर प्रोटेस्ट करती है। के लोग मुर्दा नहीं हैं, हम जिंदा कौम हैं। और प्रोटेस्ट आर्टिकल 370 की वापसी और स्टेटहुड की वापसी पर लेकर करती है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि क्या ये एक सियासत है या फिर वो सच में कश्मीरियों के लिए लड़ती है। लेकिन सच ये भी है कि कश्मीर के जितने भी नौजवान आज जेलों के अंदर सड़ रहे हैं वो 2 ही खानदान की वजह से हैं। पहला तो अब्दुल्ला खानदान और दूसरा मुफ्ती खानदान। लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि अगर जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन लीडर को आर्टिकल 370 हटाने पर, स्टेटहुड को रिमूव करवाने पर इतना ही गैर कानूनी लगता था तो आज वो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करके, सेंटर की कही हुई बात को एक्सेप्ट करके वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं? I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. क्या कश्मीरी ये नहीं समझ रहे कि वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं? अगर उन्हें आर्टिकल 370 और स्टेट की होती तो वो इलेक्शन क्यों लड़ते? वो कहते ना कि पहले हमें स्टेटहुड दी जाए, फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर सेंटर की बातों को एक्सेप्ट करके कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन कश्मीरी अभी भी ये समझ रहे हैं कि वो हमारे लिए लड़ रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब सरकार ये दावा करती है कि स्टेटहुड को बहुत जल्द रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्टेटहुड कितनी जल्दी वापस दी जा सकती है? आखिर इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है कि स्टेटहुड को आने में कितना टाइम लग सकता है? लेकिन सच ये भी है कि स्टेटहुड को रिस्टोर सिर्फ 2 ही आदमी कर सकते हैं। 370 खत्म करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बड़ा रोल है। पहले वो PM साहब से मिले थे, मोदी जी से मिले थे। 370 खत्म करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बहुत बड़ा रोल। सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि आर्टिकल 370 को हटाया क्यों गया था और स्टेटहुड को रिमूव करके जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया था। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था और ये आर्टिकल 370 महाराजा हरि सिंह के दौर से जम्मू कश्मीर को दिया गया था और इसका यही मतलब था कि जम्मू कश्मीर अपने फैसले खुद ले सकता
है और उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना एक संविधान और अपना फ्लैग रहता था। लेकिन सवाल ये उठता था कि इंडिया इस फ्लैग को कश्मीर को रखने क्यों नहीं देता था। आखिर आर्टिकल 370 हटाकर यूनियन टेरिटरी बनाने का मतलब क्या था। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को ना ही इंडिया से जोड़ता था और ना ही पाकिस्तान से जोड़ता था। लेकिन इंडिया ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ जुड़े और पाकिस्तान ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ जुड़े। लेकिन कुछ कश्मीरी ये चाहते थे कि हम कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद मुल्क बनाएं। लेकिन यहाँ पर भारत देश इस बात को कभी भी नहीं होने देता था, क्योंकि सबसे पहले बात ये आती है कि कश्मीर को आज़ाद क्यों नहीं होने दिया जाता। देखिए, भारत देश के कई नौजवान जो हैं जिन्होंने कश्मीर के लिए अपनी खून और कुर्बानी दी है। इंडिया कभी नहीं चाहता कि कश्मीर इंडिपेंडेंट और आज़ाद मुल्क रहे, क्योंकि 1947 से लेकर अभी तक देश के सैकड़ों नौजवानों ने अपना खून इस कश्मीर के लिए बहाया है। और ये बात इंडिया कभी भी नहीं होने देता कि कश्मीर इंडिपेंडेंट और आज़ाद बना दिया जाए। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि कश्मीर अगर इंडिपेंडेंट और आज़ाद एक कंट्री बन जाती है तो कश्मीर तीनों न्यूक्लियर पावर के बीच रहेगा, जो इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर जियोपॉलिटिकल से समझा जाए तो चीन और पाकिस्तान और इंडिया के पास तीनों के पास न्यूक्लियर पावर है और कश्मीर के पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर कश्मीर एक कंट्री बन जाती है तो कश्मीर के लिए ये सामना करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कश्मीर से ये पहले ही प्रूफ हो चुका है कि महाराजा हरि सिंह के दौर में जब पाकिस्तान ने कश्मीरियों के ऊपर अटैक करना शुरू किया तब कश्मीरी कुछ नहीं कर पाए थे। और फिर महाराजा हरि सिंह सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के पास जाते हैं और वो उनसे मदद मांगते हैं और इंडिया कश्मीर के साथ जुड़कर कश्मीर का साथ देकर पाकिस्तान को पीछे हटाता है और वो कश्मीर को अपने साथ जोड़ लेता है। और उसके बाद कश्मीर ये जानता है कि हम इंडिपेंडेंट और आज़ाद नहीं रहने देंगे। लेकिन कुछ सियासतदानों ने कश्मीरियों के माइंडसेट को मैनिपुलेट करके ये डाला क्या है कि कश्मीर को हम आज़ाद और इंडिपेंडेंट बनाएंगे। लेकिन ये इम्पॉसिबल है और ये एक बेवकूफ़ी है। कश्मीर कभी आज़ाद नहीं बन सकता। और जो आर्टिकल 370 हटाया गया था उसकी यही वजह थी कि जम्मू कश्मीर अपने फैसले खुद ना ले सके, बल्कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाए, ताकि सेंटर कश्मीरियों के डिसीजन को तय कर सके। और आज कश्मीर के अंदर इंडिया की पावर चलती है। लेकिन कुछ कश्मीरी ये चाहते थे कि हम अपने फैसले खुद ले सकें। लेकिन जब वो अपने फैसले ले रहे थे और वो आर्टिकल 370 के नीचे रहकर अपने फैसले लेते थे, लेकिन उन फैसलों से आतंकवाद और टेररिस्ट को सपोर्ट मिलती थी, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर आतंकवाद बढ़ता जाता था। फिर सेंटर ने यह फैसला लिया कि आर्टिकल 370 को हटाकर और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया। और आज आर्टिकल 370 हटाने की वजह यह है कि पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती पहले आर्टिकल 370 को हटवाती है, वो बीजेपी के साथ अलायंस करती है। 2015 में महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाती है और सरकार बनाने के बाद जब मुफ्ती सैयद का इंतकाल होता है, फिर 2019 में महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर बनती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाती है और बीजेपी को ये रास्ता आसान हो जाता है और बीजेपी आर्टिकल 370 हटाने पर कामयाब हो जाती है। और आर्टिकल 370 को हटाने में महबूबा मुफ्ती का बहुत बड़ा रोल रहा है और आज महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। और प्रोटेस्ट करने का मतलब यह है कि हमें आर्टिकल 370 वापस चाहिए और स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। लेकिन ये बात सच है कि आर्टिकल 370 दफन हो चुका है, ये एक इतिहास बन चुका है। लेकिन स्टेटहुड रिस्टोर देने का वादा पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल किया है। लेकिन सवाल ये है कि अब स्टेटहुड वापस देने का वादा करने के बावजूद भी स्टेटहुड को वापस क्यों नहीं दिया जा रहा, इसे भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं दो ख़ानदानों के ऊपर, एक तो अब्दुल्ला ख़ानदान और दूसरा मुफ्ती ख़ानदान। इन दोनों ख़ानदान ने कश्मीरियों को इतना बेवकूफ़ बनाया, कश्मीरियों को इतना मैनिपुलेट किया। आज कश्मीरी अपने नौजवानों को जेल के अंदर सड़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन इन दोनों ख़ानदानों की कुर्सियां आज भी बची हुई हैं और इनके बच्चे आज विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। और ये कश्मीरियों को इस्लाम के नाम पर और आर्टिकल 370 की गलत पावर का इस्तेमाल करने पर पत्थर फेंकवाते थे और पत्थरबाजी करवाते थे और आम कश्मीरी का जवान जेल गया और इनकी कुर्सियां बची रही। और इन दोनों ने कश्मीरियों को इतना मैनिपुलेट किया कि आज कश्मीरी
जेलों के अंदर सड़ रहे हैं और ये दोनों अपनी कुर्सी पर लेकर सियासत कर रहे हैं जो अभी भी चल रही है। और हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीरियों को पत्थर फेंकने के लिए 500 से 7,000 रुपये दिए जाते थे पत्थर फेंकने के लिए, लेकिन जब वो सिक्योरिटी लैंड एंड कंट्रोल का वायलेशन करते थे और फिर कश्मीरियों को PSA एक्ट के तहत जेल भेज दिया जाता था और फिर यही सियासी लीडर आकर सियासी बयानबाजी करते थे और कश्मीरी जेल गया और इन दोनों की कुर्सियां बची रही। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आर्टिकल 370 को वापस लाना अब नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह लिख कर कह दिया है कि आर्टिकल 370 हटाना आईनी तौर पर बिल्कुल सही था। और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अब ये बिल्कुल जानते हैं कि हम आर्टिकल 370 को कश्मीर में वापस नहीं ला सकते, लेकिन जब वो बयानबाजी देते हैं और वो साफ कहते हैं कि हम आर्टिकल 370 को वापस ला कर रहेंगे, लेकिन एक बात आपको समझना ये ज़रूरी है कि जब उमर अब्दुल्ला सेंटर के पास जब बात करने के लिए जाते हैं और वो वहाँ पर 370 पर बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो वहाँ पर 370 पर बात करेंगे तो उन्हें सेंटर लात मारकर कश्मीर भेज देगा। लेकिन अगर वो कश्मीर में आर्टिकल 370 पर खामोश रहेंगे तो कश्मीरी उस पर इतना प्रेशर और इतना दबाव बनाएंगे कि उसे सेंटर भेज देंगे। लेकिन सच ये है कि उमर अब्दुल्ला ये जानते हैं कि 370 लाना इम्पॉसिबल है, लेकिन वो स्टेटहुड की मांग को लेकर अभी भी सेंटर के ऊपर दबाव बना रहे हैं। और उन्होंने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट भी किया जिसमें वो स्टेटहुड रिस्टोरेशन की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां पर वो आर्टिकल 370 पर बिल्कुल खामोश रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि आर्टिकल 370 पर बात करना एक बेवकूफ़ी है। लेकिन बात यह भी है कि कश्मीरियों के सामने वो अपना वोट बैंक बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि अगर वो 370 पर बात नहीं करेंगे तो उनका वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन लीडर आज भी 370 की बात कर करके जम्मू कश्मीर के लोगों को एक झूठा दावा और एक झूठा वादा दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम 370 को वापस लाएंगे, लेकिन सच ये है कि 370 कभी वापस नहीं आ सकता है। और स्टेटहुड रिस्टोरेशन को लेकर सेंटर का जो वादा है वो पूरा कब होगा, और वो पूरा तब होगा जब आप ये चीज़ें समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर लोकल नेता और लोकल पॉलिटिशियन ये दावा करते हैं कि हम जल्द ही स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे, लेकिन ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि स्टेटहुड रिमूव करने का मतलब ये है कि जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट था और स्टेट अपने फैसले खुद लेता था, और सेंटर ये चाहता है कि अगर पावर स्टेट के पास रहती है तो स्टेट के अंदर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, जिस तरह के CBI, NIA, बहुत अलग अलग एजेंसी जो हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेंटर का मानना है कि अगर पावर स्टेट के पास रहती है तो स्टेट उन्हें अच्छे से काम करने नहीं देगी। लेकिन सेंटर ये चाहता है कि CBI, ये जितनी भी एजेंसीज हैं ये सेंटर के कंट्रोल में रहें, और जो लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल है वो भी सेंटर के पास रहे, क्योंकि सेंटर फुल तरीके से अपना काम जम्मू कश्मीर में करे और जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी ये आतंकवाद है, जितना भी टेररिस्ट है, जितने भी घोटाले हैं, इन सब को ख़त्म करे और जम्मू कश्मीर में सुकून और अमन की तरफ लिया जाए। लेकिन कश्मीरी ये मानते हैं कि हमें जल्द ही स्टेटहुड दिया जाए, लेकिन आखिर सेंटर का कहना है कि स्टेटहुड हमारा वादा है और वो हम देकर रहेंगे, लेकिन कब देंगे इसका फैसला दो ही आदमी के पास है, और वो दो आदमी कौन हैं और वो किस तरह दे सकते हैं ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। देखिए, आज 7 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, और इस यूनियन टेरिटरी के अंदर इन 7 सालों के अंदर आतंकवाद ने अलग अलग जगहों पर अटैक किए और बहुत ख़तरनाक अटैक किए। लेकिन कश्मीरी ये बात भी पूछते हैं सेंटर से, अगर कंट्रोल सेंटर के पास है तो कश्मीर के अंदर आतंकवाद अटैक क्यों हो रहे हैं? अगर आर्टिकल 370 हटाना आतंकवाद को बढ़ावा देता था तो फिर वो हट चुका है, तो आज भी कश्मीर के अंदर अटैक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कश्मीरी बिल्कुल सच कह रहे हैं। और सच ये भी है कि सेंटर ने जब से आर्टिकल 370 को रिमूव किया है तब से कश्मीर के अंदर पत्थर फेंकने में 80 से 90% कमी आ चुकी है, क्योंकि पहले कश्मीर के अंदर इतने पत्थर फेंके जाते थे कि सिक्योरिटी को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीरियों के पत्थर फेंकना बिल्कुल बंद हो चुके हैं। इसमें सेंटर अपनी बात को सच तस्लीम करता है, लेकिन सच दोनों है। अगर आर्टिकल 370
आतंकवाद को बढ़ावा देता था, स्टेटहुड आतंकवाद को बढ़ावा देती थी, तो जब यूनियन टेरिटरी है फिर भी अटैक क्यों होते हैं? और अगर अटैक होते हैं तो फिर इनका जिम्मेदार कश्मीरी है या फिर सेंटर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आप लोगों तक है। इसका फैसला आप लोग खुद कर सकते हैं। लेकिन सच बात यह है कि स्टेटहुड को रिस्टोर उस वक्त किया जाएगा जब जम्मू कश्मीर के अंदर ना कि आतंकवाद खत्म होगा, ना कि टेररिस्ट खत्म होगा, ना कि वो अटैक खत्म होंगे, बल्कि स्टेटहुड को रिस्टोर उस वक्त किया जाएगा जब कश्मीरी का माइंडसेट ये होगा कि हम इंडियन हैं और हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। और स्टेटहुड वापस कोई आम कश्मीरी और आम पॉलिटिशियन कभी नहीं ला सकता। हालांकि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर स्टेटहुड को रिस्टोर नहीं करवा सकते। स्टेटहुड को रिस्टोर करवाने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पास करना होगा जिस बिल में 543 एमपी वोट देंगे, तब जाकर स्टेटहुड वापस आएगा। लेकिन वो बिल आसानी से पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पास करने के लिए सबसे पहले कश्मीरियों के माइंड को साफ करना होगा। जब कश्मीर के अंदर बिल्कुल भी आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जो सेंटर का कहना है, तब जाकर स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि स्टेटहुड रिस्टोर करना, स्टेटहुड की वापसी, आर्टिकल 370 की वापसी कश्मीरियों के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। देखिए, कश्मीरी ये नहीं चाहता कि स्टेटहुड रिस्टोर हो, कश्मीरी ये नहीं चाहता कि एनसी की सरकार में स्टेटहुड रिस्टोर हो, कश्मीरी ये नहीं चाहता कि बीजेपी की सरकार में स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, कश्मीरी ये नहीं चाहता कि हमें स्टेटहुड दिया जाए। कश्मीरी ये चाहता है कि आज से 1990 से लेकर आज तक जो हालात कश्मीर की बनी हैं, ये हालात आज के बाद कभी ना बने। कश्मीरी ये चाहते हैं, कश्मीरी चाहते हैं कश्मीर के अंदर सुकून रहे, कश्मीरी ये चाहते हैं कि हम इंडियन बने। और कुछ लोग जो हैं, कुछ सियासी लीडर जो हैं, कश्मीरियों के दिमाग को मैनिपुलेट करके उन्हें धोखे में रखते हैं। और कश्मीरियों को मैं आखिरी बात और सच्ची बात बता दूं कि आर्टिकल 370 की वापसी नामुमकिन है। आर्टिकल 370 एक इतिहास, एक हिस्ट्री बन चुका है। लेकिन स्टेटहुड का जो वादा है वो मिलकर रहेगा। लेकिन आर्टिकल 370 पर बात करना एक बेवकूफ़ी है। और आर्टिकल 370 जो है ये कभी भी कश्मीर में वापस नहीं आ सकता है। और कश्मीरियों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको आगे की सोचनी चाहिए, आपको फ्यूचर की सोचनी चाहिए। अगर आप इन पुरानी लड़ाइयों को लड़ते रहेंगे तो ये लड़ाई ऐसी हैं जो कभी कामयाब नहीं हो सकती हैं। जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर हैं ये आपको हमेशा आर्टिकल 370 पर अपना वोट लेंगे, लेकिन ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 370 हम वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन उनका वोट बैंक इसी बात पर चलता है कि हम 370 को वापस लाएंगे। लेकिन सच ये है, 370 कभी वापस नहीं आ सकता और कश्मीरी कभी आज़ाद नहीं रह सकता।